भूल भुलैया 1 में क्या तुमने नोटिस किया, उसमें एक्चुअली कोई रियल भूत नहीं था, सब विद्या बालन के दिमाग का वहम था। जैसे कि विद्या बालन सिद्धार्थ को राजा इसलिए समझती है क्योंकि उसके सामने उसका राज्याभिषेक होता है, एक राजा की तरह। नंदिनी के मंगेतर को अपना प्रेमी इसलिए मानती है क्योंकि विद्या बालन को किताब और कविता पढ़ने का बहुत शौक होता है, दिन में 2-2 किताबें खा जाती हूँ। और शरद एक लेखक होता है और इत्तेफाक से विद्या बालन उसकी पोएट्री की फैन होती है। शरद प्रधान से He's my favorite। इसीलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड को उससे प्यार हो जाता है। इसीलिए तुमने ध्यान दिया हो तो लास्ट में डांस सिर्फ मंजुलिका करती है, शरद नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग को लगता है वो भी नाच रहा है, और शरद उसी घर में रह भी रहा होता है जहाँ पे मंजुलिका का प्रेमी रहा करता था। इसके अलावा विद्या बालन को सिर्फ वहां तक का दृश्य दिखता है जहाँ पर राजा ने उसके प्रेमी का सर काट दिया था। इससे आगे का दृश्य उसे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि स्टोरी उसे सिर्फ वहीं तक की बताई गई थी, उसके बाद की स्टोरी उसे नहीं बताती। उसे ये भी बताया गया था कि मंजुलिका की आत्मा अभी तक भटक रही है अपना बदला लेने के लिए, और दीवार पर लगे पोस्टर की शकल कभी मंजुलिका से मैच करी ही नहीं थी, और ना ही राजा की शकल सिद्धार्थ से मैच करी थी। अच्छा, अगर विद्या बालन को सिर्फ मानसिक बीमारी थी तो लास्ट में अक्षय कुमार ने तंत्र मंत्र का प्रयोग क्यों कराया था? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक सीन में अक्षय कुमार बताता है विद्या बालन की दादी बचपन में उसको भूतों की पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करती थी, जिस वजह से विद्या बालन को लगता था कि उसके अंदर का मंजुलिका वाला भूत पंचतंत्र मतलब तांत्रिक पने से ही जाएगा। इसीलिए अक्षय कुमार ने लास्ट में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था ताकि विद्या बालन को ये लगे कि उसके अंदर से मंजुलिका जा चुकी है। ऐसे ही जब मैंने भूल भुलैया को फ्रेम बाय फ्रेम देखा गौर से, तो मैंने 27 डिटेल्स ऐसी नोटिस करी जो कि तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होंगी। मूवी की स्टार्टिंग में जब परेश रावल सफाई कराने आता है महल की अपने नौकरों से, तो इस फ्रेम में अचानक किसी को भागते हुए देख सकते हो जो शायद शूटिंग क्रू के मेंबर में से एक है। वेल ये डिटेल नहीं, एक मिस्टेक है कैमरामैन के द्वारा, मुझे नोटिस हुआ तो लगा बता ही। फिर कुछ सीन आगे परेश रावल को अचानक महल में डर लगने लग जाता है तो वहां से भाग रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक चेयर हिलती हुई दिखती है जिसे देखकर वो और भी डर जाता है। अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब परेश रावल महल में आया था, जब उसने अनजाने में खुद से वो चेयर हिला दी थी। फिर इस सीन में यहाँ पर नंदिनी को नोटिस कर सकते हो जो कि किसी काम से नहीं बल्कि अपने होने वाले मंगेतर को लव लेटर देने के लिए आई थी, क्योंकि नंदिनी के हाथ में तुम इस रेड बुक को नोटिस कर सकते हो, वही रेड बुक अगले ही सीन में इसके मंगेतर के हाथ में देख सकते हैं, और उससे पहले वो लेटर को बुक में रख भी रहा होता है। यहाँ ये सब दिखाया तो नहीं था, लेकिन एक सीन में नंदिनी और उसका भाई आपस में लड़ रहे होते हैं उस लेटर के लिए। फिर इस सीन में यहाँ पर सब इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं। फिर परेश रावल अचानक दिखता है कि उसके पास उसके महल की चाबी नहीं है। अब अगर तुमने ध्यान दिया तो परेश रावल जब महल में घुसता है तो चाबी गेट पर ही लगी छोड़ देता है, और जब लास्ट में डर के भाग रहा होता है तो चाबियां वहीं पर भूल जाता है। अब जो भूल भुलैया का फेमस सॉन्ग है हरे राम हरे कृष्ण, उसका रियल थीम इधर इस सीन में ये साधु लोग गा रहे होते हैं। फिर मैंने इस सीन में एक चीज नोटिस करी, जब परेश रावल और राजपाल यादव आपस में बात कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में ये कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ये शूटिंग चल रही है। अच्छा, इससे पहले जब परेश रावल महल में जाता है अपनी चाबियों को वापस लेने के लिए, तो उसे परछाई में एक औरत दिखती है जिसे वो भूत समझकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ सीन आगे सिद्धार्थ बताता है कि वो रात को आते ही सबसे पहले महल गया था। सीधा महल गए? वहाँ दरवाजा खुला हुआ था और चाबी लटकी हुई थी। वहाँ दरवाजा खुला था, चाबी भी लटकी हुई थी। अब जो परेश रावल ने औरत देखी थी वो एक्चुअली विद्या बालन थी जिसको सिद्धार्थ लेकर आया था अपने साथ। वैसे उस सीन में क्या तुमने नोटिस करा, जब परेश रावल दूसरी बार आता तो वहाँ पर जो चाबियां होती है वो हिल रही होती हैं, जो कि ये डिटेल दे रही थी कि यहाँ पे एक्चुअली में कोई इस टाइम आया हुआ है, जैसे डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। फिर आगे मूवी में जब विद्या बालन मंजुलिका का दरवाजा खोलती है तो वो एक बार में नहीं खुलता, जो कि बहुत अच्छी डिटेल है डायरेक्टर की तरफ से, क्योंकि कई सालों से जो दरवाजा खुला नहीं था वो ऐसे अटकेगा ही। इसमें एक और एडिशनल डिटेल है, जैसे वो दरवाजा खुलता है वहाँ पर धूल भी गिर जाती है। फिर एक सीन में सिद्धार्थ गुस्से में इस मूवी की थीम बोल देता है, वहम, अंधविश्वास और मानसिक खेलों का अजीब भूल भुलैया है ये। वहम, अंधविश्वास और मानसिक खेलों का अजीब भूल भुलैया है। और मूवी की कहानी भी इस डायलॉग के बाद अच्छे से शुरू हो जाती है। अब मूवी में एक्चुअली में वहम, अंधविश्वास और मानसिक खेल ही था। वहम परेश रावल को होता है, कभी कुर्सी हिलना, कभी बर्तन, तो कभी बिल्ली की वजह से कतना हिलना। अंधविश्वास सभी को होता है, कभी पूजा पाठ, कभी छोटे पंडित की बातों में आ जाना, और कभी किसी भी कहानी को सच मान लेना। और मानसिक खेल विद्या बालन और अक्षय कुमार के बीच तो चल ही रहा था पूरी मूवी के अंदर। फिर एक सीन आता है जहाँ पर अक्षय कुमार को मंजुलिका के नाचने की आवाज आती है, तो वो गेट के आगे जाता है। अब इधर अगर तुम ध्यान दोगे तो अक्षय कुमार पहले गेट को नॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन दरवाजे के डिजाइन की वजह से वो नॉक नहीं कर पाता, इसीलिए फिर वो दरवाजे पर लगे कुंदे से नॉक करता है। फिर अक्षय कुमार अंदर जाता है तो देखता है मंजुलिका वहां से गायब हो जाती है, और बाकी टाइम भी मंजुलिका वहां से ऐसे ही गायब हो जाती है। लेकिन मूवी के लास्ट में फाइनली अक्षय कुमार को वो खुफिया रास्ता मिल जाता है जहां से मंजुलिका चुपचाप भागा करती थी। फिर एक सीन में अक्षय कुमार जब राधा से बात कर रहा होता है तो वो एक अलग एक्सेंट में बात करता है। बेवकूफ लड़की। अब इसी सेम एक्सेंट को हमने अगस्त 2007 में आई हे बेबी के इस सीन में देखा था। ओके।
ओके। इसके बाद जब मंजुलिका के डर से सबको घर में अलर्ट रहने को कहा जाता है तो अक्षय कुमार सबसे नुकीले चाकू छुरी ले रहा होता है। तो राधा पूछती है, अरे ये सब क्यों लेकर जा रहे हो? रे, ये सब क्यों लेके जा रहे हो? तो अक्षय कुमार कहता है, लोखंडवाला में शूट आउट करने जा रहे हैं। लोखंडवाला में शूट आउट करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली में मैं तुम्हें बता दूं, लोखंडवाला में 1991 में रियल में शूट आउट हुआ था, जिसका रेफरेंस अक्षय कुमार ने इस सीन में मारा है। फिर मूवी में एंट्री होती है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आचार्य जी की। अब मुझे कैसे पता आचार्य जी गौतम बुद्ध नगर से है? तो इनकी गाड़ी पर जब तुम ध्यान से इनकी नंबर प्लेट देखोगे तो इधर लिखा हुआ है यूपी 18 M6977। अब यूपी 18 कोड है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का। अब डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, इतनी सी छोटी सी डिटेल में पूरा का पूरा बायोडेटा दे दिया आचार्य जी का। फिर जब आचार्य जी अक्षय कुमार को देखते हैं तो वो अक्षय कुमार को पहचान नहीं पाते, तो अक्षय कुमार उनकी अमेरिका में हुई कॉन्फ्रेंस याद दिलाता है, अमेरिका पैरासाइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस। अब अगर तुम्हें याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग के टाइम पे जब आचार्य जी को बुलाने की बात होती है तो परेश रावल कहता है वो लंदन गए हैं कॉन्फ्रेंस में। वो तो लंदन गए। तो जो कॉन्फ्रेंस वाली डिटेल है वो हमें पहले ही मूवी की स्टार्टिंग में दे दी थी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस और ये कॉन्फ्रेंस अलग थी। अब जब इस सीन में अक्षय कुमार आचार्य जी को याद दिला रहा होता है तो वो जिक्र करता है एक्सोर्सिज्म द इंडियन वे, एक्सोर्सिज्म द इंडियन वे, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है जो हम इंडियन तरीके से भूतों को हटाने के लिए तंत्र मंत्र जो यूज करते हैं वही था। इसी चीज को हमने मूवी के लास्ट में यूज करते हुए आचार्य जी को देखा भी था। वैसे ये वाला जो सीन है जहाँ पर विद्या बालन गुस्से में मंजुलिका बन जाती है तो वो पलंग उठा देती है एक हाथ से। अब अगर तुमने भूल भुलैया 3 देखी तो वहां भी विद्या बालन ऐसे ही गुस्से में महल का सिंहासन उठा देती है एक हाथ से। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज इस सीन में थी। अब जो पलंग विद्या बालन अपने हाथ से उठाती है, इस पलंग के बारे में मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था ये कितना भारी है। तो जब महल की सफाई हो रही होती है तो ये नौकर कहता है इसे हटाने में 5-6 पहलवान लगेंगे तब ये खिसकेगा महाराजा पलंग। 5-6 पहलवानों के फेफड़े फटेंगे तब जाकर खिसकेगा ही जरा सा। उस सीन की वजह से डायरेक्टर ने हमारे माइंड में ये फीड कर दिया था कि ये पलंग कितना भारी है। इसीलिए जब मंजुलिका इस पलंग को एक हाथ से उठा देती है तो हमें उस सीन का इंटेंसिटी फील होती है। फिर जहाँ लास्ट में मंजुलिका डांस कर रही होती है वो सेम जगह होती है जहाँ पर राजा ने उसके प्रेमी का सर काटा था। अब भले ही मंजुलिका कितने भी रीमेक बन जाए, लेकिन भाई विद्या बालन की एक्टिंग इस सीन में कोई भी मैच नहीं कर सकता, नॉट इवन विद्या बालन खुद। मूवी के बिल्कुल एंड में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अक्षय कुमार राजपाल यादव को ठीक करने के लिए उसमें एक चांटा मारता है। तभी ध्यान दोगे तो बैकग्राउंड में एक चिड़िया की आवाज आती है, जिसके रिप्लाई में राजपाल यादव कहता भी है, ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। वेल, एक मूवी में से डिटेल निकालने में काफी टाइम और काफी मेहनत लगती है। उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, उसे एडिट करने में काफी मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। वैसे इन डिटेल्स में से तुम्हें सबसे बढ़िया डिटेल कौन सी लगी, या फिर तुमने कौन सी डिटेल नोटिस करी जो कि मैंने मिस कर दी हो, तो कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। बाकी ऐसी डिटेल्स और मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। भूल भुलैया 2 मूवी के ऊपर भी मैंने डिटेल वाली वीडियो बना दी है जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो, जो कि तुम्हें इधर दिख जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा, बाय बाय।